खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करें। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ओस्लो में नॉर्डिक ममालिक के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। बाहमी ताउन, टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर हुई गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ओस्लो से रोम के लिए हुए रवाना। दो तरफा ताल्लुकात, आलमी मईशत और दीगर उमूर पर करेंगे तबादला ख्याल। बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल सियासी मुखालफीन को दबाने के लिए कर रही है। आम आदमी पार्टी लीडर अनुराग ठांडा ने लगाया इल्जाम। जापान के वज़ीर-ए-आज़म जनूबी कोरिया के सरकारी दौरे पर सियोल पहुंची। तवानाई के शोबे में इश्तराक और बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत मुतवक्का। अफ्रीकी मुल्क जमहूरिया कांगो के मशरकी इलाके में एबोला वायरस का फैलाव। अब तक 131 अफराद हलाक। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में नॉर्डिक ममालिक के रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जहां बाहमी ताउन, तिजारत, ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क के रहनुमा भी मौजूद थे। इस मौके पर मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान भारत और नॉर्डिक ममालिक के ताल्लुकात में नुमाया पेशरफ्त हुई, जबकि दो तरफा तिजारत तकरीबन 4 गुना बढ़ चुकी है। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और मल्टीलेटरिज्म के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता हमें नेचुरल पार्टनर्स बनाती है और टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी में हमारी शेयर्ड प्रायोरिटीज हमारे संबंधों को अवसरों से भर देती है। इसलिए 8 वर्ष पहले हमने नॉर्डिक देशों के साथ अपने संबंधों को ऊर्जा और गति देने के लिए इस फॉर्मेट का गठन किया। फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने अपने संबंधों में विशेष प्रगति की है। 10 वर्षों में हमारा बायलैटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ओस्लो में डेनमार्क और फिनलैंड के वज़ीर-ए-आज़म से अहम मुलाकातें की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात, ग्रीन एनर्जी, तिजारत और यूरोपीय खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में हिंदुस्तान और 5 नॉर्डिक ममालिक नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क के दरमियान अहम सरबराही इजलास हो रहा है। ये ऐसा मौका होता है जिसमें सभी ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म एक ही जगह मौजूद होते हैं। इस मौके का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने डेनमार्क और फिनलैंड के रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसका मकसद नॉर्डिक मुल्कों के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। ये इंडिया नॉर्डिक समिट का 3रा एडिशन है। हिंदुस्तान और डेनमार्क के वज़ीर-ए-आज़म की ये मुलाकात ऐसे वक्त हुई है जब दोनों मुल्क स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वुसअत देने की कोशिश कर रहे हैं।
दोनों ममालिक खास तौर पर ग्रीन एनर्जी, माहौलियाती तब्दीली और पायदार तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, विंड एनर्जी और जदीद टेक्नोलॉजी के शोबों में मुश्तरका मंसूबों पर भी गुफ्तगू की। इस मौके पर वजीर आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और डेनमार्क के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं, जबकि दोनों ममालिक आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। दूसरी जानिब डेनमार्क की वजीर आज़म मेटी फ्रेडरिक्सन ने हिंदुस्तान को यूरोप का एक अहम शराकतदार करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और सिफारती ताउन मुसलसल मजबूत हो रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक यूरोप में जारी सिफारती सरगर्मियों के दौरान ये मुलाकात हिंदुस्तान की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत नई दिल्ली यूरोपीय ममालिक के साथ इक्तिसादी, दिफाई और माहौलियाती ताउन को मजीद फरोग देना चाहता है। मोदी ने फिनलैंड के वजीर आज़म से भी मुलाकात की, जहां दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, टेक्नोलॉजी ताउन, तिजारत और इलाकाई व आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान हिंदुस्तान और फिनलैंड के दरमियान डिजिटल टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, तालीम, काबिल तजदीद तवानाई और जिद्दत तराजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और शुमाली यूरोपीय ममालिक के साथ इक्तिसादी, तकनीकी और शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाना चाहता है, जबकि फिनलैंड जदीद टेक्नोलॉजी और पायदार तरक्की के मैदान में एक अहम शराकतदार है। फिनलैंड के वजीर आज़म ने भी हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को अहम करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी में ताउन की वसीतर मौके मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। वज़ीर आज़म मोदी नॉर्वे के दारुल-हुकूमत ओस्लो से इटली के शहर रोम के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म मोदी अपने दौरा यूरोप के दौरान अहम सिफारती मुलाकातें करेंगे, जहां दो तरफा ताल्लुकात, आलमी मईशत, तिजारत और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्का है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के सेक्रेटरी वेस्ट सेबी जॉर्ज ने कहा कि हिंदुस्तान नॉर्डिक समिट में तिजारत, सरमाकारी और टैलेंट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक किया गया। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द अमलावरी की अहमियत को भी उजागर करेगा, जबकि हिंदुस्तान EFTA तिजारती, इक़्तिसादियात, शराकतदारी मुआहदे के वादों को अमली शक्ल देने पर भी जोर दिया गया है। The leaders called for stronger trade, investment and talent linkages, emphasizing early implementation of the India-EU Free Trade Agreement and the realization of commitments under India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement. India stands ready to provide a stable and enabling environment for Nordic investors and innovators. The leaders encouraged greater Nordic business participation in India's journey of growth towards Vikasit Bharat, that is, to become a developed country by 2047. During the bilateral meetings, Honorable Prime Minister also invited the Nordic countries to actively participate in the WAVES Summit, which is scheduled to held in India next year. The leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. They reiterated the need for comprehensive reform of multilateral institutions, called for restructuring of the UN Security Council to reflect contemporary global realities. छत्तीसगढ़ के बस्तर जगदलपुर में सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साय ने कहा कि काउंसिल में 4 रियासतें शामिल हैं, जिनमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इसका बुनियादी मकसद मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़ात और मसाइल को बाहमी गुफ्तगू और मशावरत के जरिए हल करना है, ताकि रियासतों के दरमियान बेहतर हम आहंगी और ताउन को फ़रोग़ दिया जा सके। जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद का बैठक था और इस परिषद में 4 प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। और इस परिषद का मकसद ये है कि चारों राज्यों में आपस में किसी बात को अगर कोई विवाद है तो उसका आपस में बैठ के निपटारा हो जाए और केंद्र के साथ भी टीम भावना से विकास के सारे काम निकल जाएं, इस मकसद से इस परिषद का गठन हुआ है और इसकी अध्यक्षता माननीय गृह मंत्री जी करते हैं।
और चारों प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहां के चीफ सेक्रेटरी, वहां के डीजीपी और सारे अधिकारी रहते हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी तर्जुमान अनुराग ढांडा ने पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए इल्जाम आयद किया कि बीजेपी, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के जिन लीडरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनका कसूर सिर्फ यह है कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार किया। आप सभी को अब लगभग तजुर्बा हो चुका होगा कि आम आदमी पार्टी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो आधी बार खबर ये होती है कि हमारे किसी नेता पर ईडी की या सीबीआई की रेड पड़ी है, और इस बात के भी अब आप लोग अभ्यस्त हो चुके होंगे कि ईडी और सीबीआई की रेड आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इसलिए नहीं पड़ती है कि उन्होंने कोई गुनाह किया है, बल्कि इसलिए पड़ती है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो ये एक सर्टिफिकेट है, जितने भी लीडर्स के ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर हो रही है, इसका मतलब कि वो देशभक्त है, इसका मतलब कि उन्होंने देश के खिलाफ जाकर बीजेपी के साथ मिलने से इनकार कर दिया। दिल्ली के सीनियर सामाजिक कारकुन हाजी मोहम्मद सलीमुद्दीन ने अवाम से अपील की है कि वो एसआईआर मैपिंग और हाउस लिस्टिंग के अमल को संजीदगी से लें और दुरुस्त मालूमात फराहम करें, ताकि बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी हाउस लिस्टिंग का अमल चल रहा है। उन्होंने कहा कि पुरानी दिल्ली के इलाकों में आगाही की कमी के बायस लोग अक्सर ऐसे अहम अमल से नावाकिफ रहते हैं। एसआईआर हालांकि मैपिंग का जो प्रक्रिया है वो बाद में होनी है, लेकिन उससे पहले हाउस लिस्टिंग का अमल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में खास तौर से पुरानी दिल्ली के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर और खौफ है। लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका नाम ना कट जाए, उनकी फैमिली का नाम ना कट जाए, उनके घर के ताल्लुक से कुछ ना कुछ लोगों में गलतफहमी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको सलाम करूँगा, अस्सलाम वालेकुम। फरहान भाई, मैं बताना चाहूँगा इस सिलसिले के अंदर हमारे जो वार्ड्स हेड है उनसे हमारी आज मीटिंग हुई है। जामा मस्जिद स्कूल के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर गयूर अहमद साहब, और एक जीनत महल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे आज हमारी मीटिंग हुई है इस सिलसिले में। और बाकायदा उसके साथ हमने RWA MWA को सबको जोड़ा है और ये ऐलान कराया है गलियों में और की मस्जिदों से कि जो भी ऑफिसर आता है आपके घर पे, सबसे पहले तो उनको आप बिठाइए, उनको पानी दीजिए, जो कुछ हम अपने चाय पानी कुछ कर सकते हैं वो करें अपने हिसाब से, और उनकी बातों का जो भी क्वेश्चन करें उनका सही तरह बिना डरे आप सवाल का जवाब दीजिए। अभी हाउस मुल्क भर में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आम आदमी की परेशानी को बढ़ा दिया है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार ईंधन महंगा होने से मुसाफिरों, डिलीवरी पार्टनर्स के बजट पर बराह रास्त असर पड़ रहा है। मुल्क भर में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने इजाफा कर दिया गया है। मंगल के रोज पेट्रोल और डीजल तकरीबन 90 पैसे फी लीटर महंगा हो गया, जो एक हफ्ते से भी कम अरसे में दूसरी बार इजाफा है। तकरीबन 4 बरस तक कीमतों में इस्तेहकाम के बाद अब लगातार इजाफों ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। इससे कबल जुमा के रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा किया गया था, जबकि हफ्ते के आखिर में सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया। मुसलसल बढ़ती कीमतों ने अवाम के माहाना बजट पर इजाफी बोझ डाल दिया है। भैया, इसका हर्जाना पब्लिक को ये भरना पड़ेगा कि देखो इससे ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। कुछ भी सामान चाहिए, हर चीज़ के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, सामान आएगा जाएगा, ग्रोसरी हो गई, दूध हो गया। पेट्रोल के रेट बढ़ने से इफेक्ट ये होगा कि महंगाई बढ़ेगी। अब रोजगार है नहीं, हम लोगों की सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो रही है, महंगाई हर एक चीज़ पे बढ़ रही है, तेल दूध हर चीज़ पे, पर ये सैलरी बढ़ाना भूल जाते हैं शायद सरकार। दिल्ली के मुसाफिरों का कहना है कि ईंधन की कीमतों में बार बार इजाफा उनके लिए तशवीश का बाइस बनता जा रहा है। लोगों के मुताबिक हर चंद दिन बाद होने वाली कीमतों में तब्दीली से घरेलू अखराजात का हिसाब बिगड़ रहा है और सफर मजीद महंगा होता जा रहा है। अगर सिचुएशन डिमांड कर रही थी पहले तो बढ़ा दिया तो चलो, एवरीबडी हैज टू थिंक ऑफ इट कि भाई कोई बात नहीं, कीपिंग द सिचुएशन के वॉर सिचुएशन चल रही है, तेल की प्राइसेस पीछे से महंगी आ रही हैं तो कस्टमर को दे दिया, पर बार बार देना ये ठीक नहीं। इधर राजस्थान की जयपुर में डिलीवरी पार्टनर्स और गिग वर्कर्स ने भी बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि ईंधन महंगा होने से उनकी कमाई बराह रास्त मुतासिर हो रही है। बहुत बुरा असर है सर, हालात
देखा जाए तो पर डे मेरी बाइक 100 किलोमीटर चलती है, तो मेरे लिए तो काफ़ी टिपिकल है। ये पे तो सर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि इसमें कंपनी ने इसकी रेट नहीं बढ़ाई राइड की और पेट्रोल महंगा कर दिया, तो इनकम तो जाहिर सी बात है कम होगी। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान ईंधन की कीमतों में मुताद्दिद मर्तबा इजाफा हो चुका है। जुमा को पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा किए गए थे, जबकि सीएनजी की कीमतों में भी मजमूई तौर पर 3 रुपए फी किलो इजाफा किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मध्य प्रदेश में वाक़े पटाखों की दुकान में आग लगी। आग लगने की वजह से आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचा। आग लगने की इत्तलात मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आयता मुल्ला रोड पे जो है एक पटाखा कंपनी में आग लगने की सूचना मिली। हम लोग जो है गाड़ियाँ और टैंकर लेके पहुंचे घटनास्थल पर। यहाँ पर एक दुकान में लगी थी, 15 बाई करीब 25 की थी वो, जिसकी आग और बुझा दी गई है। पास में गैरेज था, उसमें भी आग लगी थी, उसकी भी आग बुझा दी गई है और आग पूरी तौर से कंट्रोल हो गई है। कोई कर्मचारी या कोई हताहत होने की कोई सूचना नहीं है अभी जानकारी। कितना पानी लगा होगा? अभी करीब 20,000 लीटर पानी लगा दिया 2 गाड़ी के द्वारा। और जापान के प्राइम मिनिस्टर ने आज जनूबी कोरिया के सरकारी दौरे पर वो सियोल पहुंची, जहां वो जनूबी कोरिया के सदर से तारीखी शहर अंटोनंग में अहम मुलाकात करेंगी। गुज़श्ता 6 माह के दौरान दोनों रहनुमाओं की चौथी मुलाकात है, जो खित्ते में बढ़ते जोग्राफिया और आलमी चैलेंजेस के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की कोशिशों का हिस्सा समझी जा रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि खलीजी ममालिक के सरबराहान की दरख्वास्त पर ईरान पर किया जाने वाला हमला रोक दिया गया। ट्रंप ने कहा कि कतर के अमीर और सऊदी ने अमेरिका को यकीन दहानी कराई कि ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमले की तमाम फौजी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थीं, लेकिन कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहियान ने यकीन दहानी कराई कि ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं और इसी के पेश नज़र 2 से 3 दिन के लिए हमलों का फैसला रोक दिया गया है। We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. सदर ट्रंप का कहना था कि एक ऐसा मुआहदा मुमकिन है जो अमेरिका, मशरिक़ वस्ता और आलमी बरादरी के लिए काबिल कबूल हो। ताहम इसकी बुनियादी शर्त ये होगी कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना करे। व्हाइट हाउस ने भी वाज़ेह किया है कि अगर ईरान ने नेक नियति से मुज़ाकरात ना किए तो अमेरिका सख्त फैसले कर सकता है और वाशिंगटन भी अब सिफारती हल को तरजीह देता है, लेकिन उसके पास तमाम ऑप्शंस मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खलीजी ममालिक ने अमेरिका को खबरदार किया था कि ईरान पर हमले की सूरत में खित्ते में मौजूद ऑयल और एनर्जी तनसीबात शदीद खतरे में पड़ सकती हैं, जिसके असरात आलमी मईशत तक पहुंच सकते हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि खलीजी ममालिक खित्ते में किसी नई जंग से बचना चाहते हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त तसादुम पूरे मशरिक़ वस्ता को अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में एक मस्जिद में एक कम उम्र हमलावरों की फायरिंग में 3 अफराद हलाक हो गए। ये 2 हमलावर, जिसके बाद दोनों हमलावरों ने अपनी जान ले ली। इस वाक़े के बाद अमेरिका के कई शहरों में मसाजिद और इस्लामी मराकज़ की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में एक हौलनाक वाक़ये ने मुस्लिम कम्युनिटी को खौफ और सदमे में मुब्तला कर दिया, जहां 2 नौजवानों ने एक मस्जिद के बाहर अंधाधुंध फायरिंग करके 3 अफराद को हलाक कर दिया। हमले की फौरन बाद दोनों हमलावरों ने भी अपनी जान ले ली। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या सैन डिएगो इस्लामिक सेंटर के बाहर पेश आया और इब्तिदाई शवाहिद की बिना पर इसे मुमकिना हीट क्राइम करार देकर तहकीकात की जा रही हैं। हमले के बाद इलाके के करीबी स्कूलों को बंद कर दिया गया है।
तहकीकात के मुताबिक इस खूनरेज वाक़े से चंद घंटे पहले ही खतरे की आसार सामने आ चुकी थी। एक हमलावर नौजवान की वालदा ने पुलिस को इत्तला दी कि उनका बेटा घर से गायब है और साथ ही मुताद्दिद हथियार और उनकी गाड़ी भी लापता हैं। पुलिस का कहना है कि खातून को अपने बेटे की सामान से एक ऐसा नोट भी मिला जिसमें नफरत अंगेज ख्यालात दर्ज थी। इसी इत्तला के बाद पुलिस ने नौजवान की तलाश और मामले की तहकीकात शुरू कर दी थी, मगर इससे पहले कि हुक्काम किसी नतीजे तक पहुंचते सानेहा रूनुमा हो चुका था। चंद घंटे बाद पुलिस को सैन डिएगो इस्लामिक सेंटर के बाहर फायरिंग की इत्तला मिली। जब एहलकार मौके पर पहुंचे तो मस्जिद के मरकजी दरवाजे के करीब 3 अफराद खून में लथपथ पड़े थे, जिन्हें गोलियां लगी थीं। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम तीनों जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग के वक्त मस्जिद में नमाज और दीगर मजहबी सरगर्मियां जारी थीं और अचानक गोलियों की आवाज से हर तरफ भगदड़ और खौफ व हरास फैल गया। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू की और कुछ ही देर बाद मस्जिद से चंद फासले पर एक गाड़ी से 2 नौजवानों की लाशें बरामद हुईं। हुक्काम के मुताबिक 17 और 18 साला मुश्तबा अफराद ने खुद को गोलियां मारकर जिंदगी का खात्मा किया। इब्तदाई शवाहिद से जाहिर होता है कि हमलावर मुस्लिम कम्युनिटी को खास तौर पर निशाना बनाना चाहते थे। अब पुलिस और FBI दोनों नौजवानों की सोशल मीडिया अकाउंट्स, मोबाइल फोन रिकॉर्ड और मुमकिना रवाबित का जायजा ले रही हैं, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया वो किसी इंतहा पसंद नजरिए या नफरत अंगेज मुहिम से मुतासिर थे। वाक़े के बाद अमरीकी हुक्काम, मुकामी रहनुमाओं और मुस्लिम तंजीमों ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इबादत गाहों पर हमले सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की अमन और रवादारी पर हमला होते हैं। ये सानिहा एक ऐसे वक्त में पेश आया है जब अमरीका में इस्लामोफोबिया और मजहबी नफरत की बढ़ती हुई वाक़यात पर तशवीश पहले ही मौजूद है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर फैलने वाला इंतहा पसंदाना मवाद नौजवान जहनों को तशद्दुद की तरफ धकेल रहा है। सैन डिएगो हमले के बाद अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में मसाजिद और इस्लामी मराकिज़ की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है, जबकि हुक्काम का कहना है कि वाक़े की हर पहलू से तहकीकात जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। क्यूबा ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने उनके मुल्क पर हमला किया तो खित्ते में खूनरेजी और संगीन कशीदगी जन्म ले सकती है। क्यूबा के सदर मिगेल डियाज ने इंतबाह दिया कि अगर अमेरिका ने उनके मुल्क पर हमला किया तो खित्ते में हालात संगीन हो जाएंगे। उन्होंने अमेरिका पर जोर दिया कि वो कशीदगी बढ़ाने के बजाय सिफारती रास्ता इख्तियार करे और खित्ते में इस्तेहकाम को तरजीह दे। यह बयान उस वक्त सामने आया जब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्यूबा 300 से ज़ायद फौजी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी फौजी अड्डे को हमलों की मुबैना मनसूबाबंदी कर रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो रहे हैं, जहां वो चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात करेंगे। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक हफ्ते कबल ही बीजिंग का दौरा मुकम्मल कर चुके हैं। मुलाकात में दोनों कायदीन रूस और चीन के दरमियान इक्तिसादी ताउन, तिजारत, तवानाई और आलमी व इलाकाई मसाइल पर बातचीत करेंगे। खबर दिन भर में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।